आघाड़ी में लगातार दरार बढ़ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी उद्धव गुट से नाराज हैं। बताया जा रहा है कि राजू शेट्टी महाराष्ट्र के हातकणंगले सीट से चुनाव लड़ते हैं और इस सीट से उद्धव गुट अपने कैंडिडेट को उतारना चाहता है, जिससे कि नाराज बताए जा रहे हैं राजू शेट्टी। तो एमवीए में लगातार दरार बढ़ती जा रही है। कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान होने से प्रकाश आंबेडकर भी नाराज बताए जा रहे हैं। एमवीए पर गठबंधन धर्म का उल्लंघन का आरोप लग रहा है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने हालांकि अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब यहां पर प्रकाश आंबेडकर भी नाराज नजर आ रहे हैं। राहुल, अगर यहां देखा जाए महाविकास अघाड़ी में तो शरद पवार, साथ ही साथ कांग्रेस, उद्धव गुट आपस में खींचतान अभी भी चल रही है। हालांकि अब चुनाव डेट किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है। देखिए, दोनों तरफ से लगभग सीटों का एक तरह से मोटा मोटा फॉर्मूला जो है वो सामने आने लग गया है, ताकि या अगर हम उद्धव या फिर हम जो है विपक्षी गठबंधन की बात करें तो आप उद्धव गुट जो है सबसे बड़ा जो शेयर जो है लगभग 20 सीटें जो है उसको जो है माना जा रहा है कि उनको मिलेगी। अब उसके बाद 18 सीटों की बात जो है वो कांग्रेस के लिए और 10 सीटों की बात आगे जो है वो जो पवार गुट है उनके लिए है। उधर देखिए, अब इसमें संजय निरुपम को दिक्कत इसलिए है कि संजय निरुपम जिस सीट से लड़ना चाह रहे थे वहाँ पर जो है उद्धव गुट ने अपना एक कैंडिडेट जो है खड़ा कर दिया, अमोल कीर्तिकर को। अब अगर हम जो संजय निरुपम की बात करें तो संजय निरुपम शुरू से ही देखिए महाराष्ट्र में वो शिवसेना से बहुत ज़्यादा जो है वो उनका संबंध जो है जब से वो बाहर निकले तब से संबंध जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है। और ऐसे में वो सिर्फ उद्धव गुट और उनके उससे पहले जब ये कंबाइन शिवसेना थी तब भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और इस तरह के आरोप जो है लगाते रहते थे। पर ये जो प्रेसिपिटेट हुआ है ये उनकी सीट जो है उसके कारण हुआ है और उस पे वो है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोई एनडीए का भी जो गठबंधन है वो बहुत स्मूथ नहीं है। अब शायद आज जो है वो महाराष्ट्र की सीटों पे बंटवारा हो जाए, लेकिन वहाँ पर भी जो शिवसेना का दूसरा गुट जो टूट के एनडीए के साथ है वहाँ पर भी दिक्कत है, वो भी ज़्यादा सीटें चाहते हैं। बिल्कुल, तो जैसा आप बता रहे हैं, यानी दोनों ही की अगर हम बात करें, वो एनडीए की बात करें या एमवीए की बात करें, नेता जो बड़े हैं वो सुलझाने में लगे हैं। और अब चूंकि चुनावों की तिथि का ऐलान कभी भी हो सकता है, तो अब ये बहुत देर हो जाएगी अगर इसमें समय रहते स्टेप ना उठाया गया। आगे बढ़े, आपको बता दें क्या महाराष्ट्र की कुल 48 सीट जो है एनडीए के क्लीन स्वीप का रास्ता वहां साफ हो रहा है। महाराष्ट्र में आखिर खिचड़ी खोर का शोर क्यों उठा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। संजय निरुपम को पार्टी ने गंभीरता से ही लिया, तभी तो बीते कई महीनों से उन्होंने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रखी थी। संजय निरुपम ने 10 फरवरी को एक्स पर जो लिखा था, शायद उसे उद्धव ठाकरे ने सीरियसली लिया नहीं। आप संजय निरुपम की ये पोस्ट देखिए। कांग्रेस के संजय ने लिखा था, लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है, इस बार उत्तर पश्चिम मुंबई चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस का तिरंगा पक्का लहराना है। आइए इसी संकल्प के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भव्य सम्मेलन का गवाह बनिए। कार्यकर्ताओं को 11 फरवरी को न्योता दिया गया था। संजय निरुपम लगातार क्षेत्र में अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे। उधर शिवसेना उद्धव गुट ने अमोल को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। अमोल कीर्तिकर कौन है ये भी जानिए। अमोल कीर्तिकर गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। गजानन कीर्तिकर उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से सांसद हैं, लेकिन पेच यह है कि गजानन कीर्तिकर उद्धव से बगावत कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम चुके हैं। संजय निरुपम इस वजह से भी अमोल कीर्तिकर पर हमलावर हैं। इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव इकलौते नहीं जिन्होंने सीट शेयरिंग से पहले उम्मीदवार का ऐलान किया है। राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की तरफ से सुप्रिया सुले की उम्मीदवारी का ऐलान शरद पवार कर चुके हैं। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उनके खिलाफ उतारा जा सकता है। मतलब ये है कि महाराष्ट्र के महाभारत में कई खानदान आपस में टकराएंगे। महाराष्ट्र में जिनके बीच टक्कर है उन्हें जानने में कोई कंफ्यूजन न रहे, इसे ऐसे समझिए। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी नाम के गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना बाला साहब ठाकरे, उद्धव गुट और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी शामिल है। चुनाव में इनका मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल शिवसेना, एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट से है।
19 के चुनाव में इस गठबंधन की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। तब शिवसेना और एनसीपी में फूट नहीं पड़ी थी। साल 2019 के चुनावी नतीजे देखें तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए थे। उस चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। बीजेपी को 23 सीटें जीतने में कामयाबी मिली, जबकि शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनसीपी को 4, वहीं कांग्रेस और अन्य के एक उम्मीदवार जीते थे। हालांकि 24 में सारे समीकरण बदल चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधरों से पार्टियां छिन चुकी हैं। चुनाव निशान बदल चुके हैं। बची खुची सियासत सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तबाह होने के कगार पर है। तो वहीं बीजेपी की नजर 45 सीटें जीतने पर है। इनमें शिवसेना का गढ़ कही जाने वाली सीटों पर बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की तिकड़ी सधी रणनीति के तहत चुनाव अभियान चला रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस बात पर भी मुहर लगनी है कि महाराष्ट्र में अवसरवादी राजनीति का सेहरा किसके सिर सजेगा। चुनावी नतीजे ये भी साबित करेंगे कि असली पार्टियां कौन है, असली नेता कौन है, जिन्होंने सत्ता के लिए गठबंधन में रहते हुए दगाबाजी की, जिन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा को त्याग दिया। क्या उन्हें महाराष्ट्र की जनता मौका देने को तैयार है? ये भी 24 के जनादेश से साफ हो जाएगा। न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में 112 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। देश के पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है, ये इंफॉर्मेशन दी है। इस एक्सप्रेसवे से NH 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक को कम करने में मदद मिलेगी। 8 लेन के द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत करीब 4100 करोड़ रुपए है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी भी मुहैया कराने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई और परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो एक बड़ा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे ये है जिसका कि आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा देश को 112 एक्सप्रेसवे की भी जो है वो सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं और इसकी बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी है, इंफॉर्मेशन दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और राहुल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में। राहुल, जरा आप ये बताइए कि हालांकि ये तमाम सरकारी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सीधे सीधे फायदा होता है इससे। देखिए, वो भी बात है और दूसरा ये भी है कि कभी भी चुनावों का जब अब ऐलान होने वाला है कि उसकी डेट्स आ जाएंगी, तो उससे पहले प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि जितने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देश को समर्पित कर दें, क्योंकि उसके बाद इस तरह का जो कार्यक्रम जो है हो नहीं पाएंगे, मुश्किल होगी उसमें। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाता है, तो ये कोशिश रहेगी प्रधानमंत्री की मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं जो बन गए हैं या जो बनने वाले हैं उन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन या फिर उनका जो शिलान्यास वो कर दें, ताकि जो देखिए इसका पॉलिटिकल असर तो है ही। हम पहले से पर प्रधानमंत्री को उसको प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार में जिस तरह से काम हुआ है डेवलपमेंट का, जिस तरह से उनका मतलब लोगों के भलाई के लिए भी काम हुआ है, वो मेरे ख्याल से इस्टेब्लिश्ड है और लोग मानते भी हैं कि उन्होंने जो जो कहा है उसको उन्होंने। और ये बात प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं राहुल कि हम सिर्फ पत्थर नहीं लगाते, और ये पूरा विश्वास वो दिलाते हैं कि जो हम पत्थर लगाते हैं फिर उसके बाद जब वो आकार लेता है तो भी हम वहां पर मौजूद होते हैं। देखिए, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से प्रधानमंत्री काम करते हैं। मैंने थोड़ा सरकार के जो विभाग हैं उनमें भी काम किया है, तो हर चीज़, हर प्रोजेक्ट से पहले प्रधानमंत्री जो है उसके जो है एक प्रेजेंटेशन लेते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 प्रेजेंटेशंस लेते हैं, और जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक वो नहीं कहते। और उसके बाद जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो उसका फॉलोअप भी बड़ा मतलब देर तक बहुत समयबद्ध तरीके से होता है। तो ये उनका एक काम करने का तरीका है। बिल्कुल। और आपको बता दें कि देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे किस तरह का होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन होना है। 8 लेन का ये द्वारका एक्सप्रेसवे बना है। NH 48 पर ट्रैफिक इससे कम होगा, यानी ट्रैफिक की जो समस्या है वो काफी हद तक सुलझेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत 4100 करोड़ रुपए है। IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी देने वाला होगा, टोल फ्री होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी फायदा है, राहत है आम लोगों के लिए। अब आपको जरा द्वारका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की खासियत बता दें एक बार। आपको बता दें कि ये एक्सप्रेसवे जो है इसकी खासियत ये है कि ये टोल मुक्त है, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो एक बड़ी राहत है। उसके अलावा सिग्नल फ्री है
द्वारका एक्सप्रेसवे सिग्नल फ्री होने की वजह से क्या होगा, यानी इससे यात्रा में कम वक्त लगेगा, अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक लोग आसानी से बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे। और इसमें कई सारे अंडरपास हैं, आधुनिक तकनीक से, टेक्नोलॉजी से ये बना है, ये भी इसकी खासियत है। तो बेहद ही खूबसूरत अंदर ग्राफिटी का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही कलरफुल जो है इसे बनाया गया है। और राहुल, आप ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री इंश्योर करते हैं कि